नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमना सामना मीडिया में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपको मुल्क की ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। मुल्क और गैर ममालिक के बहुत से अखबारात में लिखा है, उन्होंने अच्छे मज़ामीन लिखे हैं, कालम निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान के बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट में इनका शुमार होता है। जितने अच्छे सहाफ़ी हैं उतने अच्छे ही आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट के तहत इन्होंने जिन इश्यूज़ को उठाया उसके ज़रिए बहुत से लोग जो है लीडर हो गए। बहुत सी सियासी पार्टियों ने उस मुद्दे को लेकर पूरे हिंदुस्तान में अपना सियासी खेल खेला, जैसे कि बटला हाउस इनकाउंटर का मामला है, दिल्ली में कब्रिस्तान की ज़मीनों का मामला हो। जिस शख्सियत ने इसे मंजर आम किया आरटीआई के ज़रिए, आज हम उनसे मिलाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अफरोज़ आलम साहिल साहब, उनसे मिलते हैं। अफरोज़ आलम साहिल साहब से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। अफरोज़ आलम साहिल साहब, मैंने सबसे पहले जो मैंने बात की कि जिस तरह दिल्ली में कब्रिस्तान की चोरियाँ शुरू हो गई, उन चोरों को आपने किस तरह पकड़ा और वो चोर कैसे मंजर आम हुए? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा सर कि मैं आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ और आरटीआई को जो है बतौर सहाफ़ी मैं यूज़ करता हूँ। और मेरा मानना है कि आरटीआई एक बहुत अच्छा हथियार है, जर्नलिस्ट इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और आरटीआई से आपको जो है वो खबर निकल सकती है बहुत अच्छी। तो उस चीज़ पे हमने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई आरटीआई जो है वो जर्नलिस्ट इस्तेमाल करें और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक कब्रिस्तान के ताल्लुक से आपने सवाल पूछा है मुझसे, तो हमने आज से तकरीबन 6-7 साल पहले एक आरटीआई फाइल की दिल्ली वक्फ बोर्ड को, और हमने उनसे एक लिस्ट मांगी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के कितने कब्रिस्तान है उसकी हमें लिस्ट दी जाए। तो उस वक्त जो है हमें 562 कब्रिस्तानों की लिस्ट जो है मुझे हासिल हुआ, उनसे दस्तयाब हुआ। और उसके बाद मैंने उस वक्त रिपोर्ट में नहीं कर पाया, सिर्फ मैंने वो 662 जो कब्रिस्तान थे उन कब्रिस्तानों की लिस्ट जो है वो हमने अपनी वेबसाइट beyondheadlines.in पे डाल दिया, पब्लिश कर दिया। 2 साल बाद फिर मुझे लगा कि इस पे स्टोरी करनी चाहिए कि भाई देखे तो सही कि दिल्ली में कब्रिस्तान है या नहीं है, कितने गायब हो गए। तो हमने दोबारा आरटीआई फाइल किया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अब जो जवाब दिया उसमें ये था कि 488 कब्रिस्तान जो है वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। यानी कागज़ से जो है वो 562 से सीधे 488 कब्रिस्तान जो है कम हो गए, यानी 250 तो कागज़ से ही गायब हो गए। फिर हम जब बतौर सहाफ़ी दफ्तर गए, हमने उनसे मालूम की कि भाई जो जिंदा कब्रिस्तान है हमें उसकी लिस्ट दी जाए। तो वहाँ के जो अधिकारी है, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने बताया कि कहाँ आप चक्कर में पड़े हैं, मुश्किल से 60-65 ही कब्रिस्तान जिंदा होंगे। अच्छा, लेकिन हालत यह है कि 60-62 भी नहीं बल्कि उससे भी कम कब्रिस्तान इस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के बचे हुए। अच्छी जगहों पे ज़मीनें थी, जैसे कि आप बता दें कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा पार्क है मिलेनियम पार्क जी। वो जो है वो 14 एकड़ की वहाँ पे कब्रिस्तान थी। उसकी तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने, डीडीए ने पार्क के लिए लिया, ये कहते हुए कि जब कब्रिस्तान के लिए ज़रूरत होगी तो हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन अभी भी वहाँ पार्क है, कब्रिस्तान नहीं है। तो आज हालत ये है दिल्ली के अंदर के लोग मरने के बाद 2 गज ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के इलाके में मैं खुद रहता हूँ, जामिया नगर में। वहाँ कब्र में दफनाने के लिए जो है वो लोगों को 6,000, 7,000, 8,000 पे करना होता है। कहीं जगह पे जो है वो लोगों ने अपने कब्र की एडवांस बुकिंग तक करा रखी है। एक दिल्ली में कब्रिस्तान है, मेहदियान कब्रिस्तान है, वहाँ पे लोगों ने तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने अपने ज़िंदगी में जो है उसकी एडवांस बुकिंग करा रखी है, और वो कब्र वहाँ पे दफनाने के लिए उनको लाखों रुपए जो है वो पे करना होता है। तो ये नौबत जगह की किल्लत की वजह से जो उनको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ रही है? हाँ, जगह की किल्लत है, और दिल्ली में जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, उस रफ्तार से कब्रिस्तान जो है बहुत तेज़ी से घटे। आप सोचिए कहाँ से 562 फिर 488 कागज़ में, और रियल में जो है वो मुझे लगता है कि 40 से ज़्यादा कब्रिस्तान इस वक्त फ़िलहाल मौजूद नहीं है। जो ये तरक्की के नाम पे जो पूरी ज़मीन की लूट मची हुई है, तो वो वक्फ की ज़मीन ही जा रही है उसमें। तो आपने इस इशू को जो उठाया और जो आपने हासिल किए, कुछ कब्रिस्तानों की मालूमात निकाली आपने और कागजात मंजर आम हुए जी। जो 488 कब्रिस्तानों की हमें लिस्ट मिली उसमें बाज़ाब्ता एड्रेस के साथ, खाता खेसरा नंबर के साथ जो है वो हमें जानकारी मिली थी। तो मैं जामिया नगर में रहता हूँ, तो पहला फ़र्ज़ मेरा यही है कि मैं उसका देखूँ, वहाँ के हालात को देखूँ।
तो हमने देखा कि जामिया नगर के इलाके में 4 कब्रिस्तानों की लिस्ट हमें मिली हुई है, खाता खिसरा नंबर के साथ हमें वो जानकारी मिली थी। लेकिन हमें वो एक ही कब्रिस्तान जो है वो नज़र आ रहा था जो कि पूरी तरह से भर चुका है। एक तो इतना बड़ा इलाका, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी, वहाँ कब्रिस्तान का ना होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात है, मसले वाली बात है। तो जब 4 कब्रिस्तानों की लिस्ट हमने वहाँ पे देखी तो मैंने एक साथी से कहा कि यार हमें जो है वो एक FIR करानी है। तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि हमारी कब्रिस्तान जो है वो चोरी हो गया है। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा कब्रिस्तान चोरी हो गया, उनको हंसी भी आई। तो क्या FIR होगा? हमने कहा बिल्कुल FIR होगा। तो उसके बाद से हमने उनको वो लिस्ट दी और वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने फ़ौरन रातों रात उसका एक पोस्टर बनाया और सोशल मीडिया और तमाम जगह पे वायरल किया। उसके फ़ौरन बाद हमें मालूम चला कि जो अभी जो एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान है उसके सामने जो खाली प्लॉट है वो भी कब्रिस्तान की ज़मीन है। अच्छा। और वो हमारे खाता खिसरा नंबर से मैच कर रहा है जी। लेकिन इलाके में ये बात गर्दिश में थी कि यहाँ ये जो है वो फलां आदमी की ज़मीन है और यहाँ पे जो है वो मॉल और पार्क बनने जा रहा है। तो इसके बाद एक मूवमेंट चला, वहाँ के उन एक्टिविस्टों ने मूवमेंट चलाया, क्योंकि मेरा काम है मूवमेंट चलाना नहीं है, हमारा काम है सच्चाई लोगों के सामने रखना। तो वो उस पर एक पूरा मूवमेंट चला और लंबा मूवमेंट चला और उससे वहाँ पे जामिया नगर के लोगों को वो कब्रिस्तान जो है वापस जो है वो मिला। वहाँ कदीम कब्रिस्तान का बोर्ड भी लग चुका है, उसकी बाउंड्री हो चुकी है और अब उसमें लोग अब दफना सकते हैं। तो माशाल्लाह इतना बड़ा आपने काम किया, एक बहुत बड़ी ज़मीन कब्रिस्तान की आपके ज़रिए हासिल हुई, लोगों ने उसका मूवमेंट चलाया, तहरीक चलाई। तो क्या ये तहरीक जो है पूरे दिल्ली में जो है इतने सारे कब्रिस्तान जो हैं जो सरकारी कागजात से गायब हैं और बहुत से हैं, तो क्या इनको तहरीक चला के दिल्ली की तंजीमें, मकामी तंजीमें, समाजी तंजीमें, मिली तंजीमें, बहुत सारी तंजीमें, क्या उनका काम नहीं, जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको हासिल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी साल भर से जो है वो दिल्ली में कब्रिस्तान का मुद्दा काफ़ी चर्चे में है। तो मैं भी लोगों से यही कहता हूँ कि भाई जैसे मैंने पूरा एरिया वाइज लिस्ट मैंने बनाया है, जैसे दिल्ली का निजामुद्दीन एरिया है तो वहाँ तकरीबन 25 कब्रिस्तान है जी। लेकिन जब आप हकीकत में जाएंगे तो शायद आपको 1-2 कब्रिस्तानें मिले जी। तो हमें लगता है कि वहाँ पे एक मूवमेंट चलना चाहिए कि लोग जो है अपने अपने एरिया में जो कब्रिस्तान जो चोरी हो गए, जो गायब हो गए, उसका FIR दर्ज कराए और उसकी लड़ाई लड़े, वो कब्रिस्तान हासिल कर सकते हैं। अफरोज आलम साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि बटला हाउस फेक इनकाउंटर जो कि एक बहुत बड़ा मतलब मशहूर हुआ और उस पर काफ़ी राजनीति भी हुई, चर्चा भी हुई, इस पर आपने क्या काम किया? देखिए, इस पे बतौर सहाफ़ी कई सवाल, हर सहाफ़ी के जहन में एक सवाल आएगा कि इनकाउंटर हुआ, मीडिया ने उसको दिखाया कि भाई यहाँ टेररिस्ट पकड़े गए। मैं उस लड़ाई में नहीं जा रहा हूँ। मुझे लगा कि एक जेन्युइन बात है कि भाई कोई भी अगर कांड होता है, कोई भी एक इनकाउंटर होता है तो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। तो वो FIR जो है वो हमें मिलनी चाहिए, हमें ना मिले, मीडिया को ना मिले, कम से कम उनके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए, घर के लोगों को मिलना चाहिए। जो रूल है, सरकार ने जो नियम बनाया है उसके तहत उनको मिलना चाहिए। उसके अलावा पोस्टमार्टम हुआ होगा उनका, तो वो पोस्टमार्टम की कॉपी भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है वो छुपाई जा रही थी। तब मुझे लगा कि इनकाउंटर के चौथे दिन ही मुझे लगा कि एक इतना बड़ी कामयाबी ये सरकार की हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस पे लोग उंगली उठा रहे हैं। आखिर क्यों उठा रहे हैं? कुछ तो बात ऐसी है, सही है। तो क्यों ना जो है, हो सकता है कि जो हमारे लोग, जो हमारे कम्युनिटी यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग या जामिया नगर के लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हो सकता है कि वो गलत इल्ज़ाम हो। हमारे पुलिस ने वाकई बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया हो और वाकई उनका कुछ ताल्लुक़ रहा हो किसी, तो क्यों ना हम कम से कम ये 2 बेसिक चीज़ें जो है वो मैं RTI से हासिल करूँ। हालांकि वो वैसे बगैर RTI के भी होनी चाहिए, उनके परिवार के लोगों के सामने या मीडिया के सामने, हाँ जी, कानूनी हक भी है, लेकिन वो छुपाया गया। तो हमने RTI फाइल की। RTI फाइल करने के बाद जो है वो और छुपाने की कोशिश की गई। हमें दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम 156 CRPC के तहत आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। एम्स ने जो है वो ऑर्डर किया कि हाँ इनको जो है वो दिया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ऑर्डर वापस ले लिया। तो ये RTI में पहली बार हुआ कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने एम्स को ऑर्डर दिया हो कि आप जो है वो दीजिए, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में रुकावट आएगा। सवाल है कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो दिल्ली पुलिस करेगी, एम्स तो करेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये तमाम बुनियाद पे जो है हम RTI फाइल भी करते रहे। तकरीबन बटला हाउस के मामले में हमने 30 से 40 से ज़्यादा जो है वो RTI फाइल की हैं और आखिरकार हमें कामयाबी मिली
हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम तरह की चीज़ें, जो हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, अभी तक नहीं मिली हैं, तकरीबन 10-11 साल हो गया, लेकिन अभी तक 10 साल हो गया मुकम्मल, लेकिन अभी तक जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें सरकार की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से या बाकी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, अब उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन काफ़ी हद तक जो जवाब आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अहम है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद से ही तमाम तरह की चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि इनकाउंटर में क्या फर्जीवाड़ा हुआ है या किस तरह की परेशानी है। जिस तरह से डिटेल दिया गया, जैसे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा जाता है कि भाई कॉज ऑफ डेथ क्या रहा, तो कॉज ऑफ डेथ में लिखा गया है जो आतिफ अमीन मारा गया, जो साजिद मारा गया, कि उनको किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट या सरफेस से पीटा गया था। अच्छा। तो ये इनकाउंटर में शायद नहीं हो सकता है। और हम उनकी बात छोड़ दें, हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि भाई हमारा एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ है, लेकिन उसकी शहादत जो है वो कहीं ना कहीं उस पर एक दाग लग रहा है, कहीं ना कहीं उस पर एक सवालिया निशान उठ रहा है। तो उसकी कम से कम उसकी जांच कराई जाए जी। तो उसमें कई तरह के फॉल्ट नज़र आए कि बताया गया कि भाई MC शर्मा साहब को जो है वो जो गोली लगी, वो 2 गोली लगी उनको कंधे से 10 सेंटीमीटर नीचे, और उस गोली का जो डायरेक्शन है वो है वर्टिकली अपवर्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल टर्म में वो सारी चीज़ें लिखी गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि वर्टिकली अपवर्ड, यानी जो है गोली नीचे से ऊपर की तरफ मारा गया। तो ये तब मुमकिन है जब सामने वाला आदमी जमीन में लेट के मारेगा या बगल में खड़ा होके जो है किसी ने आदमी करीब से मार दिया। उसी तरह से पेट वाली जो गोली है, बताया गया है कि उसका डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो वो तब मुमकिन है जब आदमी पंखे पे लटक के मारेगा या फिर बगल में खड़े होके मारेगा। फिर उसमें और भी चीज़ें आई कि उसमें जब गोली चलती है तो उसके साथ एक बारूद भी निकलता है, तो अगर करीब से गोली मारी जाएगी तो वो निशान भी मिलेगा जी, वो बारूद का जो निशान है वो भी मिलेगा। तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो भी मिला हुआ था। तो ऐसे कई तरह के सवाल थे। सवाल ये भी था कि भाई उनको विदिन 5 से 10 मिनट जो है वो अस्पताल में पहुंचा दिया गया। बड़े वो अच्छे से वो उनको 4th फ्लोर से उतार के, वो फोटोज़ मौजूद हैं, उनको अस्पताल ले जाया गया। 5 बजे शाम में, मीडिया बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मीडिया बता रही है वो खतरे से बाहर है। तो अचानक 7 बजे शाम में जो है वो क्यों मौत हो जाती है। और उसमें ये भी लिखा गया है कि उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2.5 से 3 लीटर खून बह गया। तो खून वो कहाँ बहा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये भी बताया है कि जो गोली जहाँ लगी थी वो होल इतना बड़ा कर दिया गया था कि वो एक्सपर्ट्स तय ही नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं गोली आगे से चली पीछे चली है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उठे, जो सवाल हैं, और उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल शफाफियत नहीं है बिल्कुल पूरे मामले में, और बहुत सारी बातें। और फिर जब दोबारा मैंने NHRC से RT फाइल की, हमने उनसे पूछा कि NHRC के पास कितने फेक इनकाउंटर रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी लिस्ट जो है वो आप दें, कितने को फेक इनकाउंटर आप मानते हैं, मतलब माना है आपने, उनकी लिस्ट दे। तो उसमें जो है वो बटला हाउस का भी नाम है। इतने एकदम हसास इश्यूज को और मसले को आपने उठाया, और भी बहुत से ऐसे मसाइल उठाए, तो आपको कभी ऐसा परेशानी का सामना करना पड़ा, कोई धमकी वगैरह कभी? नहीं, सहाफ़ी है तो आपका ये काम है, इसमें कोई परेशानी जैसी बात तो है नहीं। जिस तरह से आज बोलने पे पाबंदी लगाई जा रही है, बहुत से साथियों को फंसाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनके इनकाउंटर भी हो रहे हैं। नहीं, आप अगर तथ्य के आधार पे अगर बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स, मैं तब जो भी मेरी बातें हैं वो उसके बोले गए मेरे एक शब्द का प्रूफ मौजूद है। और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें खुद गवर्नमेंट कह रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई मैंने नहीं बनाया, ये गवर्नमेंट के एक इदारे ने बनाया। FIR कोई मैंने दर्ज नहीं की है, ये खुद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की। NHRC मैं नहीं हूँ, बल्कि NHRC के अधिकारी वो लिस्ट मुझे दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अफरोज आलम साहब, जैसे कि आप एक चैनल भी चलाते हैं, डिजिटल चैनल, और एक वेबसाइट भी आपकी है जी। इससे पहले आप वो truecircle.com में थे, आप जो है अपना आप वेबसाइट चला रहे हैं, क्या नाम है वेबसाइट का, आप कुछ बताएं? हमारे वेबसाइट का नाम बियॉन्ड हेडलाइंस है जी। और हमारा मकसद यही है कि जो चीज़ें बियॉन्ड द हेडलाइन रह जा रही हैं, जो नहीं आ पा रही हैं, वो न्यूज़ और व्यूज़, हम उनको लोगों के सामने लाएँ जी। और हमारी कोशिश ये होती है कि क्या है कि आज जो पूरा मीडिया है उसको हमें समझना होगा कि 2 पक्ष में बैठा है, एक सत्ता पक्ष की बात को रखता है, एक विपक्ष की बात को रख रहा है जी। और इस लड़ाई में जो ग्राउंड की बातें हैं जी, जो ज़मीन पे लोगों के हालात है, चाहे वो मुल्क के किसानों की हालात की बात करें या मुल्क के जो है वो गरीबों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं नदारद है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़मीन पे जाएं और वहाँ जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिक्स से अलग जो कुछ हो रहा है, उसको हम लोगों के सामने रखें।
उसके अलावा हम बहुत सारे कैंपेन उस पर चला रहे हैं, जैसे कि हमारा एक कैंपेन है टुगेदर फॉर इंडिया। मेरा ये मानना है कि जब 10 बुरे लोग मिलके बुरा काम कर रहे हैं, देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं, तो 10 अच्छे लोग मिलके अच्छा माहौल भी बना सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो टुगेदर फॉर इंडिया नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि उसमें हम वैसे यूथ को पकड़ रहे हैं, आम यूथ को, जो देश का एक युवा है। युवा ही देश का भविष्य है जी। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि युवा भविष्य नहीं, बल्कि वही मुस्तकबिल है, वही वर्तमान है, वही प्रेजेंट। बड़ी आबादी युवा है, शायद वही वर्तमान है। उसको जो करना है आज ही के दौर में करना है जी। तो हम उनसे जाके उनकी लाइफ से पूछते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी कहानी ज़रूर होगी जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा देता हो, या किसी भी कौम की यूनिटी, हमारे जो देश की एकता अखंडता को बढ़ावा देने वाली कोई कहानी हो, तो आप उसको बताइए और फिर वो मैसेज देते हैं। तो उसमें बहुत, अब तक हमने तकरीबन 25-30 वीडियोस जो है वो टुगेदर फॉर इंडिया के तहत हमने लोगों के सामने रखे हैं। और उसमें बहुत जो है वो, हालांकि अभी हमारा दायरा सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है और उससे बाहर हम नहीं निकल पाए, लेकिन वहाँ पे जो है वो जामिया और आसपास के रहने वाले मुस्लिम यूथ भी, हिंदू यूथ भी, वो बहुत अच्छे से जो है वो इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे जो है हमारे लाइफ में एक हमारे पड़ोसी पंडित जी थे, उनकी वजह से हमारे लाइफ में क्या क्या फ़र्क पड़ा। वो बता रहे हैं कि मैं कैसा मेरा रामलाल जो मेरा दोस्त था और किस तरह से मैं उसकी वजह से पढ़ पाया। या वो बता रहे हैं कि कैसे मैं जब BHU में था और जब जामिया आ रहा था तो मुझे बहुत लोगों ने तरह तरह की बात बोली, लेकिन जब मैं जामिया आया तो ये सारी स्टीरियोटाइपिंग जो है वो ख़त्म हो गई। बल्कि जामिया के बच्चों ने हमें बिल्कुल कह लीजिए कि जो है वो आँखों पे बैठाया, सर आँखों पे बैठा के रखा। हमें चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बगैर चुनाव लड़े जो है हम अपने डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने। तो इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो अपने लोगों, बच्चों ने, जो यूथ हैं हमारे एज के 20 साल 25 साल के, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और मुझे लगता है कि शायद जो है वो यही बातें, यही यूथ जो है वो चेंज भी लाएंगे। जो नफ़रत का माहौल है वो उसमें मैसेज भी देते हैं कि भाई इस देश की जो है वो, अच्छा उसका बहुत पॉजिटिव फ़ायदे भी हो रहा है। अच्छा। जैसे हमने एक मोहतरमा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मेरी एक दोस्त है, नॉन मुस्लिम उनकी दोस्त है, हम कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो है थोड़ा सा भाव खा रही है, आजकल मिल नहीं रही है। और मैं जो हूँ वो ईद में मैं बुलाती हूँ, मेरी अम्मी उसको ईदी देती हैं, लेकिन मैं जब गई हूँ तो उसकी अम्मी ने मुझे ईदी नहीं दिया। तो इस बार मैं जाऊँगी तो ईदी मांगूंगी। अच्छा। तो उसने ये बात मजाक में कही, लेकिन उसका असर ये हुआ कि जैसे ही उसकी दोस्त ने वो वीडियो देखा तो उसने फ़ौरन फ़ोन किया, बोला अरे बता मुझे कहाँ मिलना है, मैं अभी मिलने आ रही हूँ। उसकी अम्मी ने बात की, बोला कि बेटी अरे मुझे नहीं मालूम था, अब आओ घर पे तो मैं तुम्हें ईदी दूँगी। तो ये एक समाज है, इतना अच्छा हमारा समाज है कि उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है। और ये जो है वो एक नफ़रत के माहौल में कह सकते हैं कि थोड़ी सी उम्मीद की किरण जो है वो हमें दिखाई दे रही। तो ये एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कैंपेन कह सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि कम से कम इस तरह का वीडियोज़ जो है हम हज़ारों की संख्या में बनाएं और लोग उसको देखें। दूसरा, उसके अलावा मैं WHO के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। रोड सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अच्छा। तो रोड सेफ्टी पे हमने जो है वो एक सीरीज शुरू किया है, 8-10 से। बताएं नाज़रीन को क्या है वो रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी ये है कि आप देख लीजिए कि हमारे इंडिया में हर साल तकरीबन, डेटा कहता है NCRB का, कि तकरीबन जो है वो 4 लाख लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। ये डेटा जो है वो इंडिया पाकिस्तान के जंग से भी ज़्यादा है, उसमें मारे गए लोगों से भी ज़्यादा है। किसी अन्य बीमारी से, किसी दूसरे बीमारी से भी ज़्यादा मरने वाले की तादाद जो है वो रोड सेफ्टी है। लेकिन इसमें लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। और छोटी छोटी गलती हम लोग करते हैं, भाई हेलमेट पहनना है वो हम नहीं पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते हैं। तो उसके ऊपर हम डेटा के साथ कि कितने जो है पैदल चलने वाले लोगों की मौत हुई, हमने स्टोरी की कि जो पुणे हाईवे है उस पर जो है कितने लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। तो वो आंकड़ों के साथ, क्योंकि ये गवर्नमेंट डेटा रिलीज़ करता है, तो उन आंकड़ों के साथ, उन चीज़ों के साथ उस पर भी हम लोगों से बातचीत करते हैं कि कैसे एक यूथ बता रहा है, कि स्टूडेंट बता रहा है कि कैसे उसके फादर साइकिल चला के जा रहे थे और एक बाइक वाला आया और उसको वो कर दिया, फिर उसके बाद की क्या परेशानी रही। तो उस पर एक अवेयरनेस के लिए कि लोग अवेयर भी हों, रोड पे चले तो अवेयर हो के चले, चलने वाले भी अवेयर हो, चलने वाले भी अवेयर हो, गाड़ी चलाने वाले भी अवेयर हो। तो ये कैंपेन जो है हमारा सेव माई लाइफ, #SaveMyLife भी हमारा एक कैंपेन है। अच्छा। तीसरा, मैं हज को लेकर काम कर रहा हूँ। आप हज जो है वो मुसलमानों का एक सबसे अहम इबादत कह लीजिए, और तकरीबन हर साल जो है वो आपको इंडिया से 1,75,000 लोग जो है वो हज को जा रहे हैं।
हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जो है वो 1,28,702 लोग जो है 1,28,702 लोग इस बार हज के लिए गए। लेकिन आप देखेंगे कि इस साल, खास तौर पे इस साल आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा परेशानी सामने आई कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा। कि वहाँ हाजियों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। वो प्रोटेस्ट के वीडियो हमारे पास आए, लोगों ने वहाँ भेजा और शुरू से आखिर तक मेरा कोई मकसद किसी के खिलाफ काम नहीं करना है, किसी के खिलाफ पीछे नहीं पड़ना है, जो फैक्ट है सामने रखना है। तो अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ कि सबसे पहले फॉर्म फ्री में निकलता है, हालांकि कुछ जगह लोग बेचते भी हैं, खैर चलिए उनको अगर छोड़ भी दें तो फॉर्म भरते वक्त जो है 300 रुपये आपसे लिया जाता है, जो प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे हज कमेटी ऑफ इंडिया लेती है। उसमें स्टेट हज कमेटी का भी उसमें तकरीबन 200 रुपये उनको भी जाता है। तो इस साल जो है वो 3,90,000 के आसपास, एग्जैक्ट में डेटा नहीं है ये, लेकिन 3,80,000-90,000 के आसपास लोगों ने इस बार फॉर्म भरा, दरखास्तें दी। तो उससे आप देखेंगे कि तकरीबन 12-13 करोड़ रुपए हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास आ गया। दोबारा जब जिनका सिलेक्शन होता है उनसे 81,000 रुपये लिया जाता है और ये पैसा जनवरी महीने में ही लिया जाता है। तो 81,000 रुपये जो लिया गया उसमें 1,000 फिर से प्रोसेसिंग फी है। तो 1,28,000 लोगों से जब लिया गया तो ये अमाउंट फिर से जो है वो 12-13 करोड़ के आसपास उनके पास जो है वो आता है। ये जाहिर सी बात है कि पब्लिक का पैसा है जी। उसके अलावा जब आप देखेंगे जो 80,000 जो रुपए है वो तकरीबन 10 अरब 60 करोड़ के आसपास ये रकम होता है। ये पैसा जो है वो जाहिर सी बात है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने जेब में तो रखेगी नहीं, इसको बैंक में रखा जाता है। इसका पैसा जो है वो उससे ब्याज भी आता है और ये भी आप उसको समझ सकते हैं। उसके अलावा मैंने RTI से मालूम किया कि जो है तकरीबन 850 करोड़ रुपए जो है वो फिक्स डिपॉजिट किया गया है। अच्छा। हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो है वो 850 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट बैंक में है, 2 अलग अलग बैंकों में है। सालाना इनकम जो है वो कई करोड़ है, उससे जो है वो इनको पैसा आ रहा है। दूसरी बात, एक और बात सामने आई जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए सोचने की बात है कि भारत सरकार से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनके खुद CEO कह रहे हैं, मकसूद साहब कह रहे हैं, जो है वो अभी मंत्री वो कह रहे हैं, महबूब अली कैसर साहब कह रहे हैं कि भारत सरकार से उनको एक चवन्नी नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा हज कमेटी को भारत सरकार की, यानी जो मंत्री साहब मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो आते हैं मीटिंग के लिए, उल्टा वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को खर्च करना पड़ता है। जी, वो इनसे लेते हैं। तो भारत सरकार से आपको एक पैसा नहीं मिला। अब भारत सरकार का एक कानूनी इदारा आप कह सकते हैं, अंग्रेजी में उसका एक टर्म है, वो एक बॉडी है, एक्ट के थ्रू ये बॉडी बनी है हज कमेटी ऑफ इंडिया। वो बॉडी को जो है भारत सरकार एक चवन्नी नहीं दे रही है, बल्कि उल्टा सारी चीज़ें जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को खर्च करना पड़ रहा है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करते हैं, उसके बावजूद भी आप इतना पैसा लेने के बाद भी आप सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। सर्विस नहीं दे रहे, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब सोचने की बात है, भाई सर्विस क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और इस साल तो आपको मालूम होगा कि बिहार के हाजियों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया कि लोगों को मीना में 100 ग्राम दाल और 1 रोटी खाने को मिल रहा है, जिस कमरे की कैपेसिटी, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, हमने देखा, हमारे पास भी हाँ, एक कमरे में जो कैपेसिटी 3 लोगों की रहने की है, वहाँ 5 लोगों को 6 लोगों को रख रहे हैं। तो बहुत तरह की परेशानियां जो आई, और अब तो हालात ये हो गए कि जो लोग हज से आ गए, भूल भी गए हज को, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। हद हो गई कि उनसे कहा गया कि जो है वो हमने पेमेंट नहीं किया है और डॉलर, भाई हम ये बताइए कि हम भारत में रहते हैं, आप पेमेंट डॉलर में क्यों कर रहे हैं? और आपने हमसे तो बहुत पहले ले लिया है, तो आपने उस वक्त पेमेंट क्यों नहीं किया? आप अपने पास क्यों रखे पैसे? सवाल तो होना चाहिए ना, हम आखिर क्यों दे? आप 3 महीना 4 महीना के बाद जो है वो हम क्यों दे पैसा? तो ये भी सवाल है, लेकिन यह है कि कम्युनिटी को इन पे सोचना चाहिए। इस तरह के चीज़ों पे मैं कोशिश करता हूँ कि फैक्ट के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल के लोगों के सामने रखी जाए। हज के नाम पे एक और मैं बात करूँ, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये पार्लियामेंट में जो है स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री ने एक्सेप्ट किया है कि वैक्सीन के खरीद में घोटाला हुआ है। 2016 में जो है, ये पार्लियामेंट में आपका सवाल है कि वैक्सीन जो हाजियों को दी जाती है, और जाहिर सी बात है कि 1.25 लाख वैक्सीन खरीदना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ी रकम है।
तो एक कंपनी ने वैक्सीन का रेट 200 कुछ रुपए लगाया और एक कंपनी ने 400 कुछ रुपए लगाया जी। लेकिन जो है मंत्रालय ने जो है, भारत सरकार ने जो है वो 400 कुछ रुपए वाले से खरीदा, 200 कुछ रुपए वाले से नहीं खरीदा। तो बाद में वो कंपनी कोर्ट चली गई। कोर्ट जाने के बाद ये मामला उजागर हुआ और मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें जो है गड़बड़ी पाई गई है, इसको हम देख रहे हैं। देखिए वैक्सीन दोनों एक ही होंगे, कुछ फर्क नहीं होगा कि ये हल्का ये भारी ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उसके पहले मंत्री जी ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ उसके पहले या उसके बाद जो खरीदी गई है वो कम रेट वाली खरीदी गई है। नाज़रीन, अफरोज आलम साहब ने जैसे कि हज का मामले उठाया, उसके बाद में औकाफ की ज़मीनों के मामले उठाए, तो ये हज का मामला इतना बड़ा है कि जहाँ पर सरकार हमेशा मुसलमानों को बदनाम करते आई, बहुत सारे संगठन जो है कि हज जो है सब्सिडी दी जाती है और मुसलमानों को उससे बड़ा फ़ायदा पहुँचता है, अब वो सब्सिडी भी बंद कर दी गई। अब हमारा ही पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है, सरकारें और ये हज कमेटी जो है इस तरह से मांगती है तो जुल्म और नाइंसाफ़ी है। और अफरोज आलम साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने इतने बड़े मामलों को उजागर किया। अब आपकी जिम्मेदारी करती है कि इसको जितना आप सरकार तक पहुँचाएं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब अगर सुन रहे हो और सरकारी लोग हमारे सुन रहे हो तो इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, हज के नाम पर जो है लूट खसोट बंद की जाए। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए आखिरी सवाल मेरा होगा तकरीबन ये कि अफरोज आलम साहब, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या हम जो सोशल मीडिया चैनल है, वेबसाइट है, हम देखते हैं कि हमारे लोगों में अभी वो अवेयरनेस नहीं है कि भाई खबरों को किस तरह से उजागर करना है, किस तरह से आगे तक पहुँचाना है। जबकि हमारे मुखालफिन जो है, जिनको हम फ़िरका परस्त कहते हैं, भगवा तंजीमें जो हैं, वो उसके नुमाइंदे इमरान इतनी तेज़ी से किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं कि वो थोड़ी देर में वायरल हो जाती है। नहीं, हम लोग आज भी उसी तरह से एकदम बिल्कुल अनजान है इससे या इसकी तरफ? नहीं, देखिए अनजान तो नहीं है, हमारे यूथ जो है वो अनजान नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे तकरीबन हर यूथ के हाथ में स्मार्टफोन तो ज़रूर है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वो कर क्या रहे हैं जी। तो हमने एक जस्ट ऐसी कोशिश की कि जो हमारे फेसबुक पे जो दोस्त हैं थोड़ा सा उनकी एक्टिविटी को चेक किया जाए। आज से मैं 2 साल पहले मैंने चेक किया था, तो आप देखेंगे कि हमारे यूथ या तो शेर व शायरी करते हुए नजर आएंगे या फिर वो इस्लाम जो है वो फेसबुक पे फैलाते हुए नजर आएंगे, इस्लामिक बातें और तमाम तरह की बातें उसमें वो उलझे हुए हैं। मुफ्ती भी नहीं, आलिम भी नहीं, इस्लाम आलिम भी नहीं है। हाँ, आप उसमें जो है वो उलझे हुए हैं कि आपको दिवाली की मुबारकबाद देनी या नहीं देनी है, इस बात पे डिबेट हो रहा है, इस बात पे बहस हो रहा है कि आपको क्रिसमस की मुबारकबाद देना है या नहीं देना है, इस बात पे डिबेट हो रहा है। या फिर जो है वो बहुत सारी फर्स्ट उल्टी सीधी चीज़ें उस तरह की चीज़ें वो डाल रहे हैं। वहाँ जो डेवलपमेंट की बात जो होनी चाहिए, जो अपने राइट्स की बात होनी चाहिए, जो अपने हकूक़ की बात होनी चाहिए, वो उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रहा है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हो सकता है कि शायद पॉजिटिव हो। 18 दिसंबर को जो है वो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, माइनॉरिटी राइट्स डे है, ठीक है। मैंने पिछले साल भी देखा, उसके पहले भी देखा, हमने कोशिश की कि भाई लोगों को बताया जाए, तो हमने बताया भी, लेकिन लोगों ने उसमें कोई दिलचस्पी ली उस पर नहीं ली, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मायूस होने की ज़रूरत है। युद्ध जो है वो हमारा धीरे धीरे बेदार हो रहा है, जाग रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो है वो कम से कम जो हमारे मुद्दे हैं, और हमें, मेरा ये मानना है कि हमें धर्म के आधार पर नहीं सोचना चाहिए, हमें एक देश के नागरिक के आधार पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, हमें एक शहरी होने के नाते सोचना चाहिए, एक इंसानियत के नाते सोचना चाहिए। धर्म के आधार पर ये उनकी कोशिश भी यही है कि हम आपको जो है वो हिंदू मुस्लिम में बांटें और आप पूरी लड़ाई जो है आपकी यही हो जाए। आप जिस दिन इस देश के नागरिक होने के नाते सोचने लगेंगे, जिस दिन आप सोच लेंगे कि हम इस जमहूरियत में रहते हैं और जमहूरियत में जनता जो है, आवाम जो है वो मालिक है, तो उस दिन जो है वो हालात बदलेंगे। और ये सोच जो है अपने लोगों में पैदा करने की ज़रूरत है कि वो सोचे कि हम जो है वो इस देश के मालिक हैं। हम जिन नुमाइंदों को चुनकर भेज रहे हैं उनसे सवाल करें, हम उनसे सवाल करें, हम पूछे कि भाई हमारा फंड कहाँ गया, हमारी स्कॉलरशिप कहाँ गई, हमारी स्कीमें कहाँ जा रही हैं, वहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। जिस दिन हमें ये बेदारी आ गई, इंशाअल्लाह जो है वो कौम की हालत तो सुधरेगी, इस पूरे मुल्क की हालत जो है वो सुधर जाएगी इंशाअल्लाह। हम भी आयत करते हैं कि हम जो न्यूज़, हम और आप जो आमना सामना मीडिया है, आपकी वेबसाइट है, हम लोग जो यहाँ पर खबरें डालते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं, यकीनन ज़रूर एक दिन आपको एहसास होगा कि इन खबरों की अहमियत कितनी है, ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि लोग सालगिरह मनाने में मसरूफ़ हैं, आप एक फ़ोटो डाल दीजिए, उस पर हज़ारों लाइक आ जाएंगे, एक अच्छी खबर को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम लोग इस पे काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें काफ़ी, जैसे कि अफरोज आलम साहब ने कहा कि हमारा यूथ जो है जाग रहा है, बेदार हो रहा है,
और इस तरह की खबरों को भी वो शेयर करेगा और आगे बढ़ाएगा, इस तरह की बातों को आगे बढ़ाएगा जिससे कि मुल्क का भी फ़ायदा हो, मिल्लत का भी फ़ायदा हो। इतना कहते हुए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर से अफरोज़ आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। एक ख़ास प्रोग्राम था कल करीबी लाइब्रेरी में, वहाँ आज उनको दिल्ली वापस जाना था, लेकिन आज ख़ास तौर से आमना सामना मीडिया के नाज़रीन से बात करने के लिए वो हमारी गुजारिश पे यहाँ रुके और कल उनकी दिल्ली वापसी है। अफरोज़ आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।